वेलकम टू गोप अकेडमी। दोस्तों, हम आज समुद्रगुप्त की बात करेंगे और समुद्रगुप्त में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, कुछ लिए हैं हम लोग, लगभग 25-30 के आसपास हैं। और उसी के साथ ही जितने भी समुद्रगुप्त से सवाल आए हैं या आने की संभावना है, ज़्यादातर को हम लोग आज कवर कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि पहले सवाल देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा कुछ इम्पोर्टेंट जैसे दिग्विजय नीति हो गई और प्रयाग प्रशस्ति हो गई, अलग से देख लेंगे लास्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल ये है, पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया? तो वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हालांकि हम लोग समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं तो समुद्रगुप्त आपको पता चल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा और पढ़ते चलेंगे कि गुप्त शासकों में जो प्रथम बार मुद्रा पर लेख लिखवाया गया वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही लिखवाया गया। और प्राचीन भारतीय इतिहास में देखें तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, सोने के सिक्के तो कुषाणों ने भी जारी किए थे, लेकिन जब कुषाणों और गुप्तों के सोने के सिक्के की बात होती है तो गुप्तों के सोने के सिक्के जो थे वो कुषाणों से तो भारी थे, परंतु जो सोने की मात्रा शुद्धता थी वो कम थी, कुषाणों से कम थी। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा ये है कि इस गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? तो दोस्तों, ये भी समुद्रगुप्त के अंतर्गत ही आ जाएगा कि समुद्रगुप्त ने ही गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन करवाया था। वैसे अगर देखा जाए तो गुप्तों में सोने, चांदी और तांबे तीनों का प्रचलन हुआ था गुप्त काल में। और गुप्तों ने सोने के सिक्के जो चलाए थे उसको बोला जाता था दिनार, सोने के सिक्कों को। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो शकों की विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। थर्ड, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था? कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था, तो वो कौन था? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज की उपाधि दी गई थी, समुद्रगुप्त को ही। और ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था दोस्तों। और भारतीय इतिहास समुद्रगुप्त की गणना एक महान संगीतज्ञ, महान विजेता, महान प्रतिभाशाली शासक के रूप में करता है। और संगीतज्ञ भी था और कवि भी था, इसलिए इसे कविराज की उपाधि दी गई और संगीतज्ञ की श्रेणी में रखा गया। इस तरीके से हमारा आंसर समुद्रगुप्त है। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए जब भी बात आ जाएगी तो वो समुद्रगुप्त ही हो जाएंगे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं तो 6 प्रकार की स्वर्ण सिक्के चलाए थे। 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों या स्वर्ण मुद्राओं का चलाया था इसने। पहले जो वीणा बजाते हुए, तो यही देख लेते हैं, वीणा वादन प्रकार के सिक्के थे। दूसरा था धनुर्धारी प्रकार के सिक्के थे। तीसरा था परशुधारी प्रकार के सिक्के थे। चौथा था अश्वमेध प्रकार के सिक्के थे। पांचवा ध्वजधारी, और जिसको दंडधारी भी बोला जाता है दोस्तों, और करुण प्रकार के सिक्के भी थे। और छठवां व्याघ्र निहंता निहंता प्रकार के सिक्के थे। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों को चलाया था। फिफ्थ में, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? तो पूछा है नहीं है कौन सा। तो पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, किया था, और इसका उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति में है, जिसको हरिसेन ने लिखा था। दूसरा है कि दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध भूमंडल को बांधना था। बिल्कुल, सब कुछ जीतना था। ठीक, इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। हाँ, इसमें डिटेल में आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है दोस्तों, जिसको हम लास्ट में मैप के थ्रू समझेंगे। जबकि समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है। हाँ, देवराष्ट्र का भी उल्लेख है। इस तरीके से हमारा ये ए गलत होता है, बाकी सब सही है। सिक्स्थ में है,
समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था दोस्तों? चंद्रवीर, विजयबाहु, महेंद्र, मेघवर्ण, इसमें से कौन है? तो लंका नरेश की बात हो रही है इसमें, तो मेघवर्ण जो आ जाते हैं, जो लंका नरेश थे। समुद्रगुप्त की आज्ञा से उन्होंने भव्य विहार बनवाया था। कहाँ पे? गया, बिहार के गया में। वो मेघवर्ण ही थे। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो दोस्तों ये अलग अलग था, जैसा शासक जैसे लोग वैसा वो करता था। सर्व कर दान, आज्ञाकरण, प्राणागमनम, ये सभी प्रकार के सीमावर्ती राजाओं के साथ संबंध थे। इसको भी हम लास्ट में साथ में देख लेंगे। ठीक है। अब इलाहाबाद शिलालेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति, उसी की बात हो रही है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिशरण, नागसेन, कालिदास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कौन है बताइए? तो हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता रहे हैं, और ये दरबारी कवि थे, मंत्री भी थे। और प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में, और संस्कृत भाषा है दोस्तों, संस्कृत भाषा। लेकिन वो शैली जो है वो चंपू शैली। चंपू मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। 9th सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें दिया गया है कि पहला प्रयाग शिलालेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, विलसद शिलालेख, भीतरी स्तंभ, भीतरी शिलालेख, मेहरौली, और उसको आपको मिलाना है कुमारगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समुद्रगुप्त से और स्कंदगुप्त से। तो इसमें आपको सबसे नजदीक कौन लग रहा है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति जो लग रही है वो तो समुद्रगुप्त से ही है। और क्या है, एक और बहुत ज्यादा भीतरी स्तंभ लेग आता है, वो कौन से स्कंदगुप्त से आता है। ठीक है। वहीं मेहरौली की जब बात होगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, और विलसद अभिलेख कुमारगुप्त का है। ठीक, कुमारगुप्त प्रथम का। आगे चलते हैं 9th में, सॉरी 10th में। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही बताना है, कूट का प्रयोग करें। तो इसमें बताना है वह एक विजेता विजेता था। समुद्रगुप्त की बात हो रही, हाँ विजेता था। एक कवि था, हाँ। एक संगीतकार था, बिल्कुल ठीक है। उसे लिच्छवी दैहित्र कहा जाता है, हाँ लिच्छवी दैहित्र कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था, यानी उनकी माता थी कुमार देवी। तो ये भी ठीक है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल की थी। तो नहीं दोस्तों, ये नकल जो करने वाली बात आएगी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ आएगी, कि उसने क्षत्रपों से नकल की थी। और इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल ये ठीक है कि उसमें अश्वमेध का उल्लेख नहीं है। तो फर्स्ट ए बी डी सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। चौथी शताब्दी के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? चौथी, ठीक है। ये कौन था? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो समय काल होता है वो 350 से 375 ईस्वी के बीच में होता है। इसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। आर्यावर्त और दक्षिण विजयों को राज्यों को पराजित किया था, इसके कारण इसको कहा जाता है ऐसा। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित है, वो किसमें? तो दोस्तों ये याद रख लीजिए कि जो उदयगिरी गुहा अभिलेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इससे ये हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। इसमें बड़ा लग रहा है लेकिन देखने में ठीक सिर्फ बड़ा लग रहा है और है सिंपल। राजाधिराजर्षि के रूप में जो वर्णन मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, वो उदयगिरी शिलालेख से ही मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम जिसे बोलते हैं कि देवराज है, और देवगुप्त भी माना जाता है। इसके अलावा इनको विक्रमांक की उपाधि दी गई थी, और विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे तो जानते ही हैं। परम भागवत की उपाधि भी लेते हैं दोस्तों, और देवश्री की उपाधि लेते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। गुप्तों की चरम सीमा थी, चरम सीमा पर था गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और एक चीनी यात्री आते हैं फाहियान,
और फाहियान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आते हैं 399 टू 412 ईस्वी में। ठीक, अगला है छठी सदी के खगोलज्ञ वराह मिहिर जो थे, ये किस भाग से संबंधित थे? पश्चिमी मालवा, उत्तर गुजरात, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण मगध। तो ये कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? तो ये पश्चिमी मालवा से संबंधित थे और गुप्त युग के विभूति थे और पहली बार ये बात आती है वराहमिहिर की। तो ये उज्जैन के आसपास के थे। ये चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में भी शामिल थे। अगर 9 रत्नों की बात करें, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, 9 जेम्स जिसको बोलते हैं, जिसमें पहला है कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा छप्पड़क, चौथा अमर सिंह, पांचवा शंकु, छठवां बेतालवत, सातवां घटकर पर, आठवां वराहमिहिर और नौवां वरुणिच। ये 3-3 याद करके करेंगे, कनेक्ट करके तो याद हो जाएगा। ठीक है, 14 देखते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती है? तो ये कौन सा है दोस्तों? पहला है, देखते हैं कि शासकत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, तो बिल्कुल उत्तराधिकारी बनाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। वह कवि था समुद्रगुप्त, बिल्कुल ठीक है। उसकी माता कुमार देवी थी, बिल्कुल। अभी बात ये कि लिच्छवी दौहित्र था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न बताया गया है। और उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया, तो जो कि गलत है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में भी अश्वमेध का उल्लेख नहीं मिलता है। 15, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो ये दोस्तों आपको पता है कि समुद्रगुप्त की उपाधि है भारत का नेपोलियन, जो कि 350 से 375 ईस्वी के बीच में रहता है। आर्यावर्त और दक्षिण के राज्यों को पराजित किया था, इसकी वजह से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ये कौन कहा था भाई? ये दोस्तों कौन कहे थे? डॉक्टर V.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये भी हमारा आंसर ठीक हो गया। समुद्रगुप्त की विजयों को देखते हुए उसने कहा था। जब स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? तो ये दोस्तों जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होता है, और चक्रपाल, तुषार, पर्णदत्त और शर्वनाग। तो इसमें पर्णदत्त जो है वो सौराष्ट्र का गोप्ता था। गोप्ता मतलब होता है कि सैनिक, राज्यपाल कह सकते हैं इसको। और यहाँ रुद्रदामन द्वारा एक सुदर्शन झील भी बनाई गई थी सौराष्ट्र में, और उसके बाद की मरम्मत करवाई थी इसने। तो इस तरीके से स्कंदगुप्त की बात आएगी तो पर्णदत्त आ जाएंगे। हालांकि इसमें अशोक का भी पूछता है, लेकिन अभी चलो गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो यही देख लेते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो गुप्त काल में सबसे अधिक विकास होता है दोस्तों पौराणिक धर्म का, और पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई है। 19th देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो ये कौन है दोस्तों जिनकी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर है? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है काफी, क्योंकि इसमें जहांगीर का नाम आ जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर कहाँ से आ गए, ये देख लेते हैं। तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है दोस्तों, और यानी प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, तो कनिंघम ने बताया कि ये मूलतः कहाँ था? ये मूलतः था कौशाम्बी में, और कौशाम्बी में ही इसको बनाया गया था, खुदवाया गया था, मूलतः कौशाम्बी में था। और अभिलेख के ऊपर सबसे बात करते हैं तो मौर्य शासक अशोक का लेख मिलता है इसमें। अशोक यहाँ भी है, और सबसे ऊपर अशोक का लेख मिलता है। इसके बाद जब मध्य युग में आते हैं, मध्यकाल में, तो अकबर ने इसको मंगवा कर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित करवाया था। और इस पे अकबर के दरबारी जो कि नवरत्न में शामिल थे, बीरबल का भी लेख मिलता है, और बाद में इस पे जहांगीर ने भी अपने लेख लिखवाए थे। तो इस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति काफी लंबी हो जाती है। समुद्रगुप्त के अलावा आपको याद रखना है कि मौर्य शासक अशोक का भी है, और अकबर के दरबारी बीरबल का भी है, और जहांगीर का भी लेख इसमें मिलता है। हालांकि ये जो प्रसिद्धि इसको मिली है वो समुद्रगुप्त से ही मिली है सिर्फ, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। सो 20th है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है,
इधर दिया गया है सूची फर्स्ट राजा, इधर दिया गया उपाधि। तो महापद्म नंद, बिंदुसार, सातकर्णी, समुद्रगुप्त, इन सबकी उपाधियां सामने दी गई हैं। सर्वराज्योच्छेता, अमित्रघात, सर्वछत्रांतक और दक्षिणापथपति। अब महापद्म नंद की बात हो रही है दोस्तों, तो ये कली का अंश माने जाते हैं, परशुराम के अवतार भी कहे जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक रहे हैं और सर्वछत्रांतक इनकी उपाधि है। वहीं बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार कौन हो जाएगा, सीधा सिंपल अमित्रघात हो जाएगा। सातकर्णी कौन है, दक्षिणापथपति हैं। और समुद्रगुप्त का आपको पता है सर्वराज्योच्छ्योता है। क्यों? क्योंकि ये समस्त राजाओं के उन्मूलन के कारण ये उपाधि दी गई थी। तो थर्ड ये मिला लीजिएगा, ठीक है। अब 21st की बात करें, निम्नलिखित उपाधियों में कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो कौन से समुद्रगुप्त की बात हो रही है? समुद्रगुप्त संबंधित नहीं है, तभी बात ये लिच्छवी दौहित्र था। सर्वराज्योच्छेता ये अभी पिछले वाले सवाल में देखे। और विक्रमादित्य की उपाधि नहीं थी, क्योंकि चंद्रगुप्त की बात हम लोग करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये उपाधि लेता है, और अश्वमेध पराक्रम भी ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। आगे 22nd पे चलते हैं। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो लिच्छवी दौहित्र किसको बोला गया है? तो ये समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बोला गया है। 3 बार हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। 23rd की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को गुप्त मंदिर वास्तुकला के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों काफी अच्छा है कि जिसको देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसको गुप्त काल का है। वास्तुकला मूर्तिकला के प्राचीनतम भारत के ये प्राचीनतम भारत के स्वर्ण युग के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ये गुप्त काल के वास्तुकला के प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था, उसमें ये प्रमुख रूप से, अग्रणी रूप से ये है। इसे वास्तुकला के प्रतिनिधि का उदाहरण भी इसलिए कहा जाता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ललितपुर में है। ललितपुर के यूपी में, यूपी का एक जिला है ललितपुर, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, आगे चलते हैं 24th में। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राजाओं का क्रमानुसार लिखिए। क्रमानुसार लिखिए। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे हम लोग कि आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को उन्होंने पराजित किया था। अच्छा, सबसे पहले आंसर की बात कर लें तो 12 राज्यों में जो पराजित किया था, उसमें सबसे पहले एक मिनट, इसकी बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आएगा ये पिष्टपुर और कांची, फिर उसके बाद वेंगी और देवराष्ट्र। थोड़ा सा इसको शुरुआत से देखें तो आर्यावर्त व दक्षिणावर्त के, आर्यावर्त कहाँ था? अच्छा छोड़ो, अभी लास्ट में इसको साथ में देख लेंगे मैप में, तब समझ में आएगा। तो इसका आंसर अभी लगा लो। तो ये है सी, पिष्टपुर, कांची, वेंगी और देवराष्ट्र। ये थे विजित दक्षिणापथ के राज्यों को मिलाना था इसमें। ठीक है, अगला सवाल ये है कि समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? तो ये शासक कौन था? तो ये शासक था दोस्तों विष्णुगुप्त। और दक्षिणापथ के जो 12 राज्यों का समूह था, उसके जो नेता थे वो विष्णुगुप्त ही थे। और ये कांची का राजा था, कांची का राजा था। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय की राय चौधरी ने, जो दक्षिणापथ विजय हुई थी समुद्रगुप्त की, उसको राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। ठीक, इस तरीके से हमारा शायद सवाल कंप्लीट होता है। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये बात किए थे इसमें। तो समुद्रगुप्त जो है आराम से देख लेंगे, हालांकि आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, 25 सवाल थे। जो बचा हुआ है कंटेंट, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? चंद्र प्रकाश भी बोलते हैं। थोड़ा स्लो चलेंगे, आप फास्ट कर सकते हैं। जिसमें 350 टू 375 ईस्वी इनका समयकाल माना जाता है। अब इन्होंने दिग्विजय नीति चलाई।
कि हमको सारे राज्यों को आसपास जितना भी साम्राज्य बना सकते हैं वो बनाएंगे, और समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा साम्राज्य विजित किया था। थोड़ा सा हम इंडियन मैप बना लें ताकि हम इस पे समझा सकें। कोशिश करता हूँ और ताकि इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चुके। अब हम पहली बात कर रहे हैं कि जब ये शासक थे तो इस यहाँ तक लगभग यहाँ से शासन कर रहे थे, तो यहाँ से सारी चीजें कैसे इनके कंट्रोल में आई। तो सबसे पहली बात होती है दोस्तों किसकी, पहला जो आक्रमण किया उन्होंने वो आर्यावर्त पे किया। आर्यावर्त कहाँ था, ये भाग ये था यूपी इधर यहीं का, तो ये हम 1 डाल दे रहे हैं। और थर्ड जो है आक्रमण वो भी आर्यावर्त पे ही होता है, तो हम इसको थर्ड भी डाल देते हैं। ठीक है, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। अब लिखने में ठीक रहेगा कि 1 एंड थर्ड जो आक्रमण होता है वो आर्यावर्त पे होता है। ये आर्यावर्त यहीं था। अब अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो ये जो उल्लेख मिलता है कि आर्यावर्त पर पहला और तीसरा आक्रमण कहाँ होता है, कब होता है, तो ये 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलता है। किसके, प्रयाग प्रशस्ति के। ठीक है, और यहाँ पे राजा कौन थे, एक तो राजा थे अच्युत, दूसरे थे नागसेन, और तीसरे थे कोतल कुंज। आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, औग का नाम भी आता है। तो इतने राजाओं को उसने पराजित किया था। जब दूसरा आक्रमण, यहाँ देखो पहला और तीसरा हो गया आक्रमण, साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आर्यावर्त जो था वहीं पे आक्रमण हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था तब, दूसरा दोस्तों हुआ था दक्षिणापथ पे, यहाँ पे। ये जो कॉर्नर पे कोने पे राजा थे ये पूर्वी भाग कह सकते हैं, पूर्वी भाग के 12 राजाओं के, यहाँ लिखते हैं। दूसरा जो आक्रमण था ये पूर्वी भाग में होता है। ठीक है, और पूर्वी भाग के 12 राजाओं के साथ होता है, 12 राजाओं को हराया उसने। और ये उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के 19 और 20वीं पंक्ति पर है, पंक्ति में है। ठीक, और यहाँ पे इसने क्या अपनाया, ये ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाई थी यहाँ पे, यानी पूर्व में। अब तीसरा आक्रमण सोचो, देखो आर्यावर्त में हो गया है, तो हमको क्या लिखना है, चौथा आक्रमण लिखना है। तो चौथा आक्रमण कहाँ होता है, ये आटविक प्रदेश में होता है, ये मध्य भारत में होता है, आटविक क्षेत्रों में होता है। और आटविक क्षेत्रों में कौन होता है, जो जनजातियां थी वहां पे, आटविक क्षेत्र उसको बोलते हैं। 18 राजाओं को उसने वहां पे पराजित किया है, और यहाँ पे परिचारिकृत नीति अपनाई। ठीक है, ये नीति अक्सर पूछता है दोस्तों कि आटविक क्षेत्रों में कौन सी नीति अपनाई थी, परिचारिकृत नीति अपनाई थी, और 21वीं पंक्ति में है। उम्मीद है कि मुझे कि आपको इतनी हिंदी समझ आ रही होगी, ना आए तो कमेंट करिएगा। फिर पहला हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, फिर पांचवें बात करते हैं। तो पांचवा जो आक्रमण होता है आंतरिक या प्रत्यंत, अंदर और थोड़ा कोने, ये मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट। ठीक है, तो ये जो पांचवा आक्रमण है दोस्तों ये यहाँ पे होता है। ठीक, और यहाँ गणतंत्र था, गणतंत्र के 9 राजा थे यहाँ पे। और दूसरा ये होता है पांचवें में ही जो प्रत्यंच, ऊपर एकदम कॉर्नर पे थे राज्य, और यहाँ जितने राज्य थे इधर पूरा, इसको बोलते हैं प्रत्यंच। यहाँ पे 5 राजतंत्र था। तो कुल मिला के कितना हो गया, 9 5 14, 14 राज्य हो गए। और 14 राज्यों में
9 गणतंत्र और 5 राजतंत्र। ये कब हराया था इसने? ये हराया था दोस्तों आंतरिक या प्रत्यंच 5वें अभियान पर। तो इसमें कितने थे? 9 गणराज्य थे और क्या था? 5 राजतंत्र थे। और ये कब होता है? 22वीं पंक्ति में लिखा है प्रयाग प्रशस्ति के, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 14 राज्य। लास्ट 6 है, 6th है। छठवां जो आक्रमण करता है वो विदेशी राज्यों पर। 6 आक्रमण हो गए विदेशी राज्यों पर। इसका जो लेख है 23वीं 24वीं पंक्ति में है। और आत्म निवेदन और क्या है? गरुड़ मंदक, कन्यो पायन और स्व विषय। यह नीति जो होती है वो विदेशी राज्यों के प्रति अपनाता है। और इस चरण में, 6वें चरण में 5 राजाओं को पराजित करता है दोस्तों। 5 विदेशी राजाओं को पराजित करता है, जिसमें 5 विदेशी राजाओं में प्रमुख रूप से कुषाण शासक कीदार होता है, जिसकी उपाधि होती है देवपुत्र शाहानुशाही। देवपुत्र शाहानुशाही। दूसरा शक शासक होता है जिसका नाम है रुद्र सिंह तृतीय। चौथा है मरुंडो जो लंघनाज और मंडलिन में है। 5वां है सिंघल श्रीलंका का राजा मेघ वर्ण पर। और 5वां है सर्वद्वीप सिमी सुवर्ण द्वीप पर। तो इस तरीके से छठवां जो आक्रमण था वो विदेशी राज्यों पर था। तो ये उसकी पूरी दिग्विजय नीति होती है दोस्तों, दिग्विजय नीति। ठीक है, ये है समुद्रगुप्त का। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। और प्रयाग प्रशस्ति जानते हैं कि हर्षण लेखक रहे हैं इसके। और एरण अभिलेख अरेकिन भी कहते हैं जिसको, जो कि एरण अभिलेख सागर एमपी में मिला है। ये भी इन्हीं से संबंधित है, गुप्त से संबंधित है और नागों की राजधानी के रूप में माना जाता है। जबकि एरण की ही बात होती है दोस्तों की प्राचीनतम जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो 510 ईस्वी में राजा गोप, जो कि एरण अभिलेख में ही मिलता है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और ये रिवीजन वीडियो था दोस्तों, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिवीजन में सारा चीज कवर नहीं होता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वही कवर होते हैं। फुल क्लास होती है तो उसमें सारी चीजें अच्छे से ली जाती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। हाँ, इसमें शॉर्ट में ये सारी चीजें बता दी गई हैं, राजा और जो आक्रमण हुए थे। अगर इसमें और अंदर चलेंगे तो फिर उसमें कितने राजा थे, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के जो 12 राजा थे उनको भी पराजित किया। और इन्हीं विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ जो ने भारत को नेपोलियन की दर्जा दिया था इसको, और उत्तर भारत की जो 3 शक्तियां थी अच्युत, नागसेन, कोथलकुंज शासकों को पराजित करता है। साथ ही दक्षिण पथ के राज्यों में कुल 12 जो शासक थे, अगर बात करें उनके नाम की, तो कैराल, महाकांतर, कोसल, पिष्टपुर, कोट्टूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक्य, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर। तो इस तरीके से अलग बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको बड़े धैर्य की जरूरत होती है। हालांकि आप रिवाइज कर रहे होंगे और अपना काम करते रहिए। अगर कोई ज़रूरत हो, कोई टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप बताइए, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।